Hello students. Today we are going to understand the energy resources, especially of non-renewable energy in environmental science. We know in energy resources it is defined by the physicist that energy is the capacity to do work. कार्य को करने की क्षमता ही एनर्जी रिसोर्स है और हम जानते हैं एनर्जी रिसोर्स को हम अनेक तरीके से ले सकते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात करते हैं तो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में मिलती है हमारे इस प्लेनेट में, और जो यूजफुल टू डू वर्क कार्य करने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है। और सन इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन आवर लाइफ्स। विदाउट सन वी कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें विश्व में और इस प्लेनेट में बिना सन के प्रोडक्शन एनर्जी का नहीं हो सकता। वी यूज इट डायरेक्टली फॉर वार्मथ एंड थ्रू वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस। चाहे हम फूड की बात करते हैं, हमें फूड मिलता है, वाटर है, फ्यूल है, शेल्टर है, तो नेचुरल प्रोसेस से हमें सब कुछ मिलता है। सन की किरणें हम जानते हैं पावर देती हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होता है जिससे, विच फॉर्म्स और फूड मटेरियल, गिव्स ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम ब्रीथ करते हैं, बिना ऑक्सीजन के वी कैन नॉट सर्वाइव। कार्बन डाइऑक्साइड हम लेता है एंड दैट वी ब्रीथ आउट। एनर्जी फ्रॉम द सन इवोपरेट्स वाटर फ्रॉम ओशियंस, rivers and lakes to form clouds and turn into rain. दूसरा हम समझ सकते हैं केमिकल एनर्जी, contained in chemical compounds which is released when they are broken down by animal in the presence of oxygen. एनोबिक इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनिमल्स जो फूड को रिलीज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जो कंपाउंड मिलते हैं वो उसको रिलीज करने से जो एनर्जी मिलती है वो केमिकल एनर्जी होगी। Manual labor is still extensively used to get work done in agriculture system. Domestic animals used to pull carts and plow, तो ये एक एनर्जी का सोर्स है अलग अलग तरीके से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करें, इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। पावर ट्रांसपोर्ट, आर्टिफिशियल लाइटनिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए इसका इसको देखा जाता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है और प्रोड्यूस किए जाते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्क के लिए। और जिसमें हाइड्रो पावर जो होता है सबसे ज़्यादा यूज है इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें वाटर साइकिल की पावर को यूज़ किया जा सकता है बाय द सन्स एनर्जी दैट सपोर्ट्स इवेपोरेशन, थर्मल पावर स्टेशन एंड दैट वाज पावर्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स। बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन जो हैं वो फॉसिल फ्यूल से ही हमें मिलते हैं, उसका मेन सोर्स फॉसिल फ्यूल्स रहता है। न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी जो है न्यूक्लियस किसी भी एटम, खास तौर पे जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस से के बम्बार्डमेंट से हमें यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। नाउ हार्नेस टू डेवलप इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। इतना होने पर भी अभी ये डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन लगभग इतना लोग अभी भी इलेक्ट्रिसिटी से दूर हैं। While more people will require electric energy, those who do have access to it continue to increase their individual requirements. In addition, large proportion of energy from electricity is wasted during transmission as well as at the user level. It is estimated that the currently used method for using renewable energy and non-renewable fossil fuel sources together will be insufficient to meet foreseeable global demands for power generation beyond the next 50 to 100 years. Growing energy needs, डे बाय डे इसकी जरूरत वैल्यू बढ़ती जा रही है कि भाई आवश्यकता तो होंगी होंगी टू मीट द इकोनॉमिकल डिमांड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर द डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एनर्जी हैज ऑलवेज बीन क्लोजली लिंक टू मैंस इकोनॉमिक सोर्स एंड डेवलपमेंट। हम जानते हैं प्रेजेंट स्ट्रेटजी जो है डेवलपमेंट की, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी यूटिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो this index, however, does not take into account the long-term ill effects on society and excessive energy utilization. हम बात करते हैं 1950s और 1990s के बीच में वर्ल्ड्स एनर्जी नीड इंक्रीज्ड फॉर 4-fold, 4 गुना विश्व की आवश्यकता बढ़ी ऊर्जा के लिए। द वर्ल्ड्स डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी है डबल्ड ओवर द लास्ट 22 ईयर्स। और ओवरऑल हम अगर देखें तो 22 वर्षों में दुगनी ऊर्जा की आवश्यकता खपत पड़ गई है। टोटल एनर्जी कंजम्पशन 2000 में था लगभग, अगर ऑयल की हम बात करें प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन का, 9096 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल।
A global average per capita that works out to be 1.5 tons of oil. तो इसकी इस तरीके से कंजम्पशन बढ़ने लगा. इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंट द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ एंड यूज एनर्जी वर्ल्ड वाइड. तो इस केस में हम देखें, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं. एनर्जी कंजम्पशन बाय 2020 इज एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम 40% मोर एनर्जी इन नॉर्थ देन नॉर्थ अमेरिका. तो ये एक वर्ल्ड का एक 2020 की जो डेटा है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं. इन इंडिया बायोमास अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ प्राइमरी एनर्जी सप्लाई. बायोमास का इसका जिसमें कि वुड एंड डंग्स होते हैं खास तौर पे, जिसमें कि बायोगैस बनाई जाती है. 40% जो प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है वो मीट आउट करती है. वाइल कोल कंटिन्यूज टू रिमेन द डोमिनेंट फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इसका भी एक डेटा है कि लगभग 40% जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका कंजम्पशन जो आवश्यकता है उसकी पूरी पूर्ति करता है कोयला. न्यूक्लियर पावर हैज बीन इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर सिंस 1970s and 1980s, and the use of natural gas has increased rapidly in 80s and 90s. अब धीरे धीरे सबकी अल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं उसके लिए वर्क हो रहा है. एनर्जी की अगर हम डिमांड करें तो इसका टाइप्स की बात करें, नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, रिन्यूएबल हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी का एक पार्ट हो सकता है. और न्यूक्लियर एनर्जी हम जानते हैं इसमें स्मॉल क्वांटिटी जो रॉ मटेरियल की होती है, जिसमें हमने यूरेनियम की बात कही, दैट सप्लाईज are to all effect limitless. However, this classification is inaccurate because several of the renewable source, if not used sustainably, हम बड़ी बात ये कर रहे हैं कि sustainably अगर यूज नहीं किया गया, can be depleted more quickly than they can be renewed. तो ये बड़ी बात यहाँ पे है कि सस्टेनेबली यूज करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें मेंटेन हो पाएंगी. अब बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की. बात करते हैं हम, जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है. इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं प्रोड्यूस करने के लिए हम खास तौर पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. मटेरियल मस्ट बी, तो उसके केस में क्या होता है, जो मटेरियल है उसको बर्न किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है. कोयले की हम बात करेंगे, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कोयले को बर्न करना पड़ेगा. द फ्यूल इज प्लेस्ड इन वेल कंटेन एरिया एंड सेट ऑन फायर. द हीट जनरेटेड टर्न्स वाटर टू स्टीम. अब क्या करेंगे, जो ऊर्जा निकली है, हीट निकली है, वो पानी को भाप में कन्वर्ट करेगी. भाप उस पानी को पाइप से पास करेगा और उस पाइप से जो भाप पास हुई वो टरबाइन की ब्लेड्स को घुमाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा और मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी, विच आज के डेट में हम उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं. ये एक सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की हम बात करें, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम द एंशिएंट प्रीहिस्टोरिक फॉरेस्ट. तो ये बहुत लंबे अरसे से जब फॉसिल्स में इस तरीके की चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं, तो उस फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो हम लोग करते हैं, और वो कैटेगरी जो है उसकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी कही जाती है. हम जानते हैं इस प्रकार के जो होते हैं उनको फ्यूल्स होते हैं उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स लाइफ जो फॉसिलाइज्ड होता है तब ये बनता है, फॉसिल फ्यूल तब बनते हैं. एट present rate of extraction, there is enough coal for a long time to come. Oil and gas resources, however, are likely to be used up within the next 50 years. अभी भंडार है धरती में, लेकिन वो धीरे 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 डिप्लीट हो रहा है. When these fuels are burned, they produces waste products. अब होता क्या है इसकी, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ड्रॉबैक की, तो इस प्रकार के जो फ्यूल्स होते जलाने पर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से सब, तो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में गैसेस रिलीज करेंगे. किस प्रकार की गैसेस रिलीज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है. तो ये सभी सब जलने पर, बर्न करने पर एयर पोल्यूशन जनरेट करते हैं. दिस हैज have lead to lung problem in enormous number of people all over the world. अब दिक्कत आएंगी, और साथ साथ में जितने हमारी मोन्यूमेंट्स हैं उसको प्रॉब्लम में लाएं, क्योंकि एसिड जो बनता है वो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनता है. अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे तो एसिड रेट प्रोड्यूस होगी. एसिड रेट रेंज जो है डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी. ताजमहल का केस हमारे सामने है. ताजमहल के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके कलर को उसने येलो कर दिया, डिग्रेड कर दिया उसके कलर, एसिड रेन की वजह से. तो इस प्रकार की जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर देते हैं, और जो गर्मी है वो उसके अंदर ही सीमित रह जाती है, ग्लोब के अंदर ही सीमित रह जाती है. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है इससे.
तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और ड्रॉट की समस्या बहुत सारी एरिया में आ रही है, कहीं पे फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों से, जिससे सी लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारे कोस्टल बेल्ट्स क्या हो जाएंगी, वर्ल्ड वाइड सबमर्ज हो जाएंगी। तो ये उसकी कुछ थ्रेट्स भी हैं। ऑयल एंड इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की हम बात करते हैं। इंडिया का जो ऑयल रिजर्व है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा रहा है। आज खास तौर पे बॉम्बे हाई हम बोलते हैं इसको, कोस्ट ऑफ मुंबई एंड आसाम में डिब्रूगढ़ है, तो वहाँ पर ऑयल का जो रिजर्व है वो मिलता है और उनकी रिफाइनरीज हैं। मोस्ट ऑफ द और नेचुरल गैस जो है लिंक टू दी ऑयल्स, ऑयल जहाँ पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ से हम नेचुरल गैस मिलती है हमें। और उनका कोई बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम न होने की वजह से उनको जला दिया जाता है, जस्ट बर्न ऑफ दिस वेस्ट नियरली 40% ऑफ अवेलेबल गैस। तो इस प्रकार का, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो नेचुरल गैस हैं तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे हम जानते हैं। नेचुरल गैस का जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसको सीएनजी हम कहते हैं, तो सीएनजी का यूज़ आज के डेट में व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। द प्रोसेसेस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्रिलिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन हैव सीरियस इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज। चाहे देख पा रहे हैं हम जिसकी क्या प्रॉब्लम है, वो एयर में लीक अगर हो जाता है नेचुरल गैस, दिक्कत आ जाएगी। एंड वाटर आर पोल्यूटेड, एक्सीडेंटल फायर्स हो रहे हैं, और इस केस से और भी चीज़ों का प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है। ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑयल, सॉइल वेस्ट, सॉल्ट एंड ग्रीस आर प्रोड्यूस्ड विच ऑल्सो डैमेज द इन्वायरमेंट। क्योंकि रिफाइनरी जहाँ पे होंगी तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो भी आएगा वो इन्वायरमेंट में ही चला जाएगा और इन्वायरमेंट से ही उसको डैमेज होना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा। ऑयल स्लिक्स आर कॉज्ड एट सी फ्रॉम ऑफशोर ऑयल वेल्स, क्लीनिंग ऑफ ऑयल टैंकर्स एंड ड्यू टू शिप रैक्स। तो ये अगर इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे हम सी से, या जो ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन प्लांट है अगर उसको सॉइल के सी के आसपास है, तो वहाँ के ऑयल का स्पॉइल होगा। एक डिजास्टर हुआ था जिसको हम बोलते हैं इक्सन वेल्ड वेल्डेज सैंक इन 1989। तो 1989 को तो एक डिजास्टर हुआ था लगभग अलास्का के आसपास में, कोस्ट ऑफ अलास्का में, जिसकी वजह से जितने बर्ड्स हैं, सीज ऑटर्स हैं, सील्स हैं, फिश हैं, तो जितनी भी मैरीन लाइफ है वो पूरी सीरियसली अफेक्टेड हो गई थी। और ये इसका एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि जितना भी समुद्र के अलास्का के आसपास का जितना कोस्टल एरियाज थी, उसमें सबके सब जो ऑयल्स हैं स्पॉइल हो गया था और इस पूरा फैल गया था। तो जो वहाँ की जो लाइफ थी, मरीन लाइफ थी, वो पूरी अफेक्ट हो गई थी। तो ये एक इस प्रकार से भी इसका ड्रॉबैक सामने आ सकता है। ऑयल पाउडर्ड व्हीकल इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो या सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो या पार्टिकुलेट मैटर का, वो ऑयल पोल्यूशन का जो मेन कॉज है वो उसका ऑयल है। और ये ऑयल है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का। हम जानते हैं जितने व्हीकल्स हैं, इसमें जितना भी व्हीकुलर एग्जॉस्ट है इसी ऑयल के बर्निंग की वजह से होता है, और इनकम्प्लीट बर्निंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड को और बढ़ा देती है। Leaded petrol जो कि leads to neuro damage and reduced attention of spans. Running petrol vehicles with unleaded fuel has been achieved by adding catalytic converter on all the four new cars. आजकल बहुत सारी चीज़ें अनलेडेड फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। अनलेडेड फ्यूल का मतलब शीशा रहित पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं। तो बट अनलीस्ड अनलीडेड फ्यूल कंटेन बेंजीन्स। जो अनलीडेड फ्यूल होता है उसमें बेंजीन होता है, और बेंजीन के साथ साथ वो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, जो कि कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कैंसर प्रोड्यूस करने वाले कार्ब कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। कोल और इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की हम बात करें, हम जानते हैं सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कोल, जो कि ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसको बर्न करने से काफ़ी गैसेस निकलती हैं। और हम बात करते हैं कोयल बेस्ड पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं, वो नॉट फिटेड विद द डिवाइस सच एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिनमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स नहीं जुड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं इमिशन को और सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर है उसको कम नहीं कर पाते। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स अगर पावर जनरेटर प्लांट में हों, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स या अन्य प्रकार की जो इमिशंस हो रही हैं उसको, वो जो डिवाइस है उसको कम कर देते हैं। तो एयर पोल्यूशन में कोयले से काफ़ी ज़्यादा
कंट्रीब्यूशन हो रहा है। बर्निंग कोल ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जो हम अभी बात कर रहे थे कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करके एसिड रेन प्रोड्यूस कर देता है। दिस किल फॉरेस्ट वेजिटेशन, आर्किटेक्चरल हेरिटेज साइट्स को डैमेज कर देता है, जिस अभी हमने ताजमहल का एग्जांपल लिया था। पानी को पोल्यूट करता है, ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर देता है। थर्मल पावर स्टेशन से अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वो कोल प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेसी फ्लाई एश का इसमें एग्जांपल है। Large dumps are required to dispose of this waste material, while efforts have been made to use it for making bricks. The transport of large quantities of fly ash and its eventual dumping are cost and that have to be included in calculating the cost benefits of thermal power. अब हम एक केस स्टडी देखते हैं जिसमें कि ऑयल रिलेटेड डिजास्टर्स हुआ था। पहला एग्जांपल हमारे पास अलास्का था, और दूसरा ड्यूरिंग द गल्फ वॉर जब हुई थी, ऑयल का इंस्टॉलेशन जो था बर्न फॉर वीक्स, बहुत सारे जो जितने भी जहाँ जहाँ पे ऑयल इंस्टॉलेशन थी वो हफ्तों तक जलती रहीं। अब डेफिनेटली यार, जब जहाँ पे ऑयल जल रहा है तो ऑयल की जो इंस्टॉलेशन जल रही हैं तो क्या करेगा, एयर को पोल्यूटेट करेगा और पॉइजनस गैसेस निकालेगा। द फायर वेस्टेड 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, जो इस प्रकार की जो गल्फ वॉर में जो भी ऑयल के इंस्टॉलेशन से जलाए गए उसमें लगभग 5 मिलियन बैरल तेल बर्बाद हुआ था। उससे क्या उसने क्या किया, over a million tons of airborne pollutants including sulfur dioxide and major causes of air जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारी एयर पोल्यूटेंट्स को रिलीज किया। और वो गैस लगभग इतनी ज़्यादा थी कि वो 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी चले गई और लगभग ये भारत तक भी इसका प्रभाव पड़ा। ऑयल ऑल्सो पोल्यूटेड कोस्ट लाइन, किलिंग बर्ड्स एंड फिश। ऑयल का एग्जांपल हमने देखा, ये देखिए जितने भी इंस्टॉलेशंस थे गल्फ में तो वो सब के सब जला दिए गए, तो जलाने से इतने अमाउंट में हार्मफुल गैसेस रिलीज हो गई। तो ये लेक्चर हमने पढ़ा, खास तौर पे ये उसके लिए है जिसमें कि हम इसको समझ रहे हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज को बताएगा। तो जहाँ पर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ। इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू।